तो चलिए अब हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। पिछले 3 वीडियो हुआ है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्टिंग से कवर किया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए थे, हम लोग सर्कुलर मेजर क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होता है, अच्छा ऑपोजिट रियल नंबर आइडेंटिटी क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी क्या पढ़ते आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके तीसरा चैप्टर है क्लास 11 का, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग फंक्शन को अच्छे से पढ़े हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये फंक्शन कैसे हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो गया। देखिए फंक्शन हम लोग क्या पढ़ते थे कि फंक्शन क्या होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, पहले ये पढ़े थे। तो क्या होगा कि अगर हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वैल्यू मौजूद है, हर एक यूनिक एक्स के लिए एक यूनिक वाई मौजूद है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल, ये एक सेट है और ये एक सेट है, ठीक है। यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए भी 4, और 3 के लिए बस 3 के लिए 4 5, 3 के लिए 4। तो क्या ये फंक्शन है? अब ये देखिए ये फंक्शन है, बिल्कुल मौजूद है। क्यों? क्या? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एक यूनिक एक मौजूद है, यूनिक वाई मौजूद है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये ए टू बी क्या है, एक फंक्शन है। पर अगर जहाँ हम 2 के लिए 6 भी कर दें तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2 का 2 इमेज मौजूद है, ऐसा कभी फंक्शन में हो ही नहीं सकता है। फंक्शन में 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, जैसे कि 1 और 3 दोनों की इमेज क्या है, 4 है। लेकिन फंक्शन में ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो जाए। फंक्शन में क्या पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो जाए। तो अगर ये वाला चीज़ कोई फॉलो करता है तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री इसको फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री इसको कैसे फॉलो करता है, देखिए। अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएं, ठीक है, ये एक सर्कल है, और फिर से ये कौन सा सर्कल है, ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। मतलब इसका यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर 1 वैल्यू मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का, 0 से लेके आपको तकरीबन a तक का क्या वैल्यू मिलेगा, ये 1 वैल्यू मिलेगा। और ये क्या है, ये x है, ये x डैश है, एक्सिस से बना रहे, ये y है, और ये क्या है, y डैश है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से एक एंगल ले, ये पिछले वीडियो में एंगल को बताया है, अगर ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्या बनाता है, एक्स एंगल बनाता है, तो जो हमको यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो cos x sin x मिलेगा। और ये क्यों मिलता था, पिछले वीडियो में इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि cos x जो है a का बराबर क्यों होता है और sin x b का बराबर क्यों होता है। और अगर हम इसको नेगेटिव एंगल ले लें, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, तो ये हमको जो p का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, p का कोऑर्डिनेट मिलेगा cos माइनस एक्स और sin माइनस एक्स। अब देखिए, तो यहाँ पर से हमको क्या मिल रहा है, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, है ना, पिछले वीडियो में ये सब किए हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे ऑन ए बी एट द पॉइंट एम, तो हमको क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जा रहा है ना। और हम लोग क्लास 10 में हर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, तो ये हम लोग के पास आइडेंटिटी था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। मतलब कि साइन का क्या होता है, सम पीपल हैव पी बाई एच, करली ब्राउन हेयर बी बाई एच, टर्न परमानेंटली ब्लैक तो बी पी बाई बी। और इसको रेसिप्रोकल कर दे तो साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। मतलब कि एच बाई पी, एच बाई बी और पी बाई बी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग क्या प्रूव करें कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कैसे हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। कब? जब एंगल क्या था, जब एंगल एक्स था, है ना। जब एंगल एक्स था तो परपेंडिकुलर p है और बेस क्या है, b है। अब हम क्या करते हैं, एंगल को शिफ्ट कर देते हैं, एंगल कुछ चेंज हो गया, मतलब कि कुछ एंगल यहाँ पर आ रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पर से चेंज कर दे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ से चेंज कर दे तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। फिर यहाँ से चेंज करें और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कि हर एक पॉइंट में सर्कल का क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता चला जाएगा जब भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते चले जाएं। इसका नाम दे दिए पी क्यू आर एस टी, कुछ भी नाम दे दे। अब देखिए, अब हर एक ट्रायंगल का पास अपना एक परपेंडिकुलर, अपना एक बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या वैल्यू देता है, परपेंडिकुलर हमको साइन एक्स का वैल्यू देता है और बेस जो है वो हमको कॉस एक्स का वैल्यू देता है
है ना। अब कैसे आया ये, तो ये वाला बताए थे। यहाँ पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, है ना। और इस पॉइंट पे डिग्री कितना होगा, कितना डिग्री सब्टेंड करेगा, 0 डिग्री। ये फिर से 0 रेडियन, डिग्री हटा दें हम लोग, क्या रेडियन में बात करते हैं, तो क्या होगी 0 रेडियन सब्टेंड कर रहा है। इसका मतलब कॉस 0 पे 1 वैल्यू देगा, साइन 0 पे 0 वैल्यू देगा। अरे ये वैल्यू सच है, वैल्यू होता ही है। मतलब कि साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है और कॉस 0 पे 1 वैल्यू देता है ना। तो ये हमको पता था। इसका मतलब जब जब एंगल शिफ्ट होता चला जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या होता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब कि फॉर एवरी डिफरेंट एक्स हमको जो ये वैल्यू मिलेगा, ये क्या मिलता जाएगा, डिफरेंट वैल्यू मिलता जाएगा। इसलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए ये फंक्शन को क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो तीसरा चैप्टर है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर है। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी डिफरेंट एक्स आपको परपेंडिकुलर का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा और बेस का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। परपेंडिकुलर मीन्स साइन का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा और बेस मीन्स कॉस का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। क्योंकि इसको हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, ये एक यूनिट सर्कल है, तो ये बेस ही तो है ना। और बेस ही तो हमको 1 वैल्यू दे रहा है। आपको जो 1 यहाँ पर आ रहा है वह कहाँ से आ रहा है, ये बेस का वैल्यू आ रहा है बेसिकली। तो ये बेस किसका वैल्यू दे रहा है हमको, कॉस का वैल्यू दे रहा है। और ये परपेंडिकुलर किसका वैल्यू दे रहा है, ये साइन का वैल्यू दे रहा है। तो हमको हर एक डिफरेंट वैल्यू एंगल पे, एक्स पे हर एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब तो ये फंक्शन है, अब ये कौन सा फंक्शन है। फंक्शन तो हम लोग कितना तरह का पढ़े, 1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, 1 कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये तो पहले क्वालिफाई हो गया कि हाँ ये फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये मेनी 1 फंक्शन है ना, मेनी 1 फंक्शन। इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिसिटी होता है इसके अंदर। तो अब कैसे होता है ये पीरियोडिक फंक्शन, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब पता है पीरियोडिक फंक्शन पहले तो हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये पीरियोडिक फंक्शन कैसे है, मतलब कि मेनी 1 फंक्शन कैसे है। तो फिर से क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। फिर से ये क्या है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, और एक एंगल सबटेंड किए क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो क्या होगा, एंगल एक्स होगा। और अगर क्लॉकवाइज करते तो क्या होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है। एट द पॉइंट पी उसको जोड़ दिए तो एक हमको ट्राइंगल मिल गया एट द पॉइंट पी। तो अब देखिए, अब तो ये जो होगा, ये क्या होगा, कॉस एक्स। जब एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, एक्स सबटेंड कर रहा है, तो हमको जो एंगल मिलेगा, कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कॉस एक्स साइन एक्स। अब क्या हो, अगर हम ये एंगल, इतना दूरी, ये एंगल कितना है, एक्स है। अब हम क्या करें, यहाँ से मूव करना चालू करें, यहाँ से मूव करना चालू करते हैं और चलते 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 फिर से वापस इसी पॉइंट में आ जाते हैं। तो हम लोग को तो पता है, अच्छा तो हम कितना डिग्री घूरा, रेडियन वैल्यू में अगर देखें तो कितना डिग्री घूरा। तो पहला वीडियो में बताया था कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये एक्स में हम 2 पाई और ऐड कर दिए। तो अगर हम ये एंगल का बात करें, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल को हम बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है एक्स प्लस 2 पाई। मतलब कि एक्स में क्या किए, 2 पाई और चले गए, और क्या करते हैं, एक बार और घूर लेते हैं, एक बार और घूरा। तो अब ये जो यहाँ पर हम एंगल सबटेंड किया, ये एंगल का नाम कितना होगा, ये एक्स था, ये 2 पाई प्लस एक्स था, मतलब एक्स प्लस 2 पाई था। अब ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे ये 0 डिग्री है ना, यहाँ पर आए तो ये हो गया पाई/2, यहाँ पर आए ये पाई, ये हो गया 3 पाई/2। फिर से अब घूर के, मतलब कि एक चक्कर पूरा काट लेते हैं, तो हमको क्या एंगल मिलता है, ये एक्स यहाँ पर अक्यूट एंगल है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला 2 पाई। फिर 2 पाई में क्या किए, 90 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 पाई। फिर घूर के जब आएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमको 4 पाई भी पड़ेगा, है ना, 4 पाई भी पड़ेगा। मतलब कि 2 पाई का मल्टीपल पड़ता जाएगा। 2 पाई पड़ रहा है, पहले तो 0 पड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या पड़ा, फिर 2 पाई पड़ जा रहा है, पाई नहीं पड़ रहा है। पाई कहाँ पड़ रहा है, हमको एक्स डैश में पड़ रहा है। उसके बाद देखिए एक्स में देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स में और एक्स डैश, वाई पे और वाई डैश पे। तो सिर्फ एक्स पे हम देख रहे हैं, तो एक्स में क्या एंगल पड़ रहा है, एक्स में पहले 0 पड़ा, फिर क्या पड़ा 2 पाई पड़ा, फिर क्या पड़ा 4 पाई पड़ा। अब कौन सा एंगल पड़ेगा, अगर हम फिर से एक और चक्कर काट लें, तो हमको देख रहे हैं, हम यहाँ पर हम सिर्फ 3 को देख के समझ में आ जाएगा, ये 0 था, ये 2 पाई था, ये क्या हो गया 4 पाई हो गया। मतलब कि 2 पाई का मल्टीपल पड़ रहा है। मतलब कि ये ऐसा हम लिख सकते हैं, जो एक्स एक्सिस में एंगल पड़ रहा है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव पे नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो एंगल पड़ रहा है वो 2n पाई पे पड़ रहा है, 2n पाई पे पड़ रहा है। अब देखिए वेयर n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू इंटीजर। n क्या है? इंटीजर है। अब ये n कैसे इंटीजर है? देखिए, अगर हम पहले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो अब क्या करें, अगर n का वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, n का वैल्यू क्या ले लिए? जीरो ले लिए, तो ये x का वैल्यू कितना हो गया? जीरो, जीरो आया। और जब n का वैल्यू हम 1 लेते तो मेरा वैल्यू कितना आ गया? 2 पाई, 2 पाई आया। और जब n का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो क्या वैल्यू आया? 2 टू द 4, 4 पाई आया। अब जब n की वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या हो गया? 3 टू द 6, मतलब कि अब क्या पड़ेगा? 6 पाई पड़ेगा। तो 5 पाई कहाँ पड़ेगा? 5 पाई यहाँ पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2n पाई, मतलब कि x में जो भी एंगल पड़ेगा वो क्या होगा? 2n पाई का मल्टीपल पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो ये x है, ये x प्लस 2 पाई है, यहाँ पर x प्लस और आगे जाएंगे तो 4 पाई, फिर x प्लस अप टू x प्लस n पाई। तो क्या सब ये एक नहीं है? बिल्कुल एक है। ये जो एंगल ये एक लाइन सबटेंड करता है, यहाँ पर से एक लाइन सबटेंड करे, यहाँ से एंगल को देखे, ये यहाँ से एंगल को देखे, ये यहाँ से एंगल को देखे, एंगल तो बराबर ही है ना, एंगल तो x ही है। अब ये x में टू ऐड कर दिए, 4 ऐड कर दिए, 5 ऐड कर दिए, एंगल तो बराबर ही हो रहा है। इसका मतलब हमको क्या पता चला कि अगर हम x को देखें, x इज इक्वल टू, या फिर से साइन x को ले लें, साइन x प्लस 2 पाई का जो वैल्यू आएगा वो साइन x का इक्वल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, साइन x का वैल्यू आएगा। और कॉस x प्लस 2 पाई का वैल्यू जो आएगा वो कॉस x का इक्वल नहीं आएगा? वो भी क्या आएगा? कॉस x का ही इक्वल आएगा। इससे पता क्या चला कि साइन x जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू क्या दे रहा है? साइन x प्लस 2 पाई भी दे रहा है। दूसरा, कॉस x जो वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू कॉस 2 पाई का भी वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन है। और ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक है। मतलब कि वैल्यू क्या होता है? पीरियोडिकली रिपीट होता चला जाता है। जो वैल्यू आपको x पे मिलेगा वो x प्लस 2 पाई में भी मिलेगा, x प्लस 4 पाई में भी मिलेगा, x प्लस 6 पाई में मिलेगा, और अप टू x प्लस n पाई पे भी मिलेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू साइन x प्लस 2n पाई, और cos x इज इक्वल टू cos x प्लस 2n पाई। तो ये हो जाता है इसका पीरियोडिसिटी कंप्लीटेड। और पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलते हैं? अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट p सच दैट f(x) इज इक्वल टू f(x) प्लस h, या फिर से x प्लस p, कुछ भी बोले, x प्लस p। तो ये क्या हो जाता है? पीरियोडिक फंक्शन। देखिए साइन भी उसी को शो करता है। साइन x का वैल्यू जो है वो x प्लस 2 पाई का भी वैल्यू है, 2 पाई n का भी वैल्यू है। तो ये क्या हो गया? पीरियोडिसिटी कंप्लीटेड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेनी वन फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एंगल्स। तो साइन 0 का, साइन π/6 का, साइन π/4, π/3, मतलब कि वैल्यूज़ क्या होता है। तो इसको निकालने का एक ईजी ट्रिक है, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं याद हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 0 को 0, उसके बाद 30 डिग्री, जिस मतलब कि π/6, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद अच्छा इसको हम लोग रेडियन मेजर में ही लिखते हैं। तो हो गया π/6, उसके बाद π/4, उसके बाद π/3, उसके बाद π/2। अब सिर्फ साइन का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? साइन x का निकाल रहे हैं। तो हम इसको कैसे निकालें? इसको कैसे निकाला जाता है? अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू कैसे निकलेगा? देखिए, 0 में हम ले लेते हैं 0, π/6 में 1, इसमें 2, फिर 3, इसमें 4। हम लोग होल नंबर को ऑर्डर में चलेंगे, 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 4 सबको कर देंगे, सबको डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद क्या करेंगे? उसका रूट ले लेंगे। तो जब इसका रूट ले लेते हैं तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, और 0 का रूट कितना होता है? 0 आता है। ठीक, तो इसका मतलब साइन x का वैल्यू 0 पे, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 होता है। ठीक है, ये मिल गया हमको पहला वैल्यू। उसके बाद 1/√4, इसका मतलब कितना हो गया? 1/2। इसका मतलब π/6, साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद 2/4, तो काटा तो कितना हो गया? 1/2, 1/√2 आया इसका आंसर। तो साइन π/4 का वैल्यू मतलब कि 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये भी इसका वैल्यू आ गया। उसके बाद 3/4, तो 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3/2 है ना, √3/2। तो ये क्या हो गया? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। उसके बाद कितना आ गया? 4/4, तो 1 हो गया, तो 1 आ गया। मतलब कि π/2 का वैल्यू कितना होता है? ये 1 आता है। तो ऐसे करके हम सिर्फ पहला साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका इजीली हर चीज़ का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन का वैल्यू निकल गया, आप कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। जो π/4 का वैल्यू जो होता है वो कॉस का और साइन का क्या होता है? इक्वल होता है, आपको पता है। उसके बाद अब यहाँ से उल्टा करके लिख दे रहे तो क्या हो गया? √3/2,
1/2, यहाँ हो गया 0 और यहाँ आ गया 1। उसके बाद आपको पता है कि tan x कितना होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो sin अपॉन cos मतलब कि 0/1 इज इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। और 1/2/√3/2 कितना हो गया, 1/√3 हुआ। ये हो गया 1, ये हो गया √3 हो गया, और ये हो गया नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हुआ, क्योंकि 1/0 समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो इसीलिए हमने क्या किया, अनडिफाइंड कर दिए। तो cot x को अब tan का उल्टा करते चल जाए, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड था तो अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ नॉट डिफाइंड, और π/4 में वैल्यू एक ही रहेगा। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, यहाँ √3 हुआ, यहाँ पर 1/√3, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर 0 आया। अब मेरे पास आया सेक, मतलब कि सेकेंड फंक्शन। तो सेक को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है। तो 1/1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 आया। √3/2 इज इक्वल टू हो गया 2/√3। उसके बाद 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो गया, √2 हो गया। 1/2 कितना हो गया, 2 हो गया। 1/0 कितना हो गया आपका, अनडिफाइंड, है ना। 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद अब क्या आ गया मेरे पास, कोसेकेंड फंक्शन, कोसेक फंक्शन। तो क्या होता है, ये साइन का उल्टा आता है। देखिए 1/0 आ रहा है, कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1/sin, मतलब कि 1/0, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। उसके बाद ये इसी का उल्टा होता है, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। ठीक है, इतना वैल्यूज तो हम लोग लिख लिया। अब हम लोग निकालते हैं पाई, 3π/2 और 2π का वैल्यू। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में भी किए हैं, इसको फिर से हम लोग करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये क्या, एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, जिसमें ये पॉइंट से ये पॉइंट का दूरी मेरे पास कितना है, ये 1 यूनिट है। अब जितना वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस जहाँ एक्स वाई एक्सिस को कट कर रहा है, अब उसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ कोऑर्डिनेट होगा 1,0, क्योंकि हम क्या किए, एक्स पे तो एक्सिस पे आगे बढ़े, पर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आगे नहीं बढ़े, तो वाई एक्सिस क्या होगा, 0, और एक्स एक्सिस क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर कितना होगा, 0,1, यहाँ कितना होगा, -1,0, यहाँ कितना होगा, 0,-1, है ना, यही होगा। अब यही हमको वैल्यू देता है साइन और कॉस का। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर से एक एंगल ले एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो हमको जो पॉइंट मिलेगा P, उसका जो कोऑर्डिनेट मिलता था वो क्या मिलता था, वो मिलता था cos x, sin x, है ना। मतलब कि अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P इज इक्वल टू x, y, तो x का मतलब है cos x और y का मतलब है sin x, है ना। ये वाला बात पिछले वीडियो में बताए थे। तो इसका मतलब देखिए यहीं से सब पता चल जा रहा है। और ये कितना होता है, ये 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये π डिग्री, और ये 3π/2, और ये फिर से आ गया 2π। तो अगर हम देखें 0 और 2π का वैल्यू सेम आता है, 0 और 2π में साइन का वैल्यू बराबर है, या कॉस का वैल्यू 0 पे कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब देखिए अगर ये पॉइंट कहाँ था, अभी कुछ ये एंगल होगा x डिग्री, है ना, x डिग्री, या फिर से x रेडियन। अगर हम इसको 0 रेडियन पे लेके आए, तो जब 0 रेडियन पे है, तो 0 रेडियन पे कॉस और साइन का कोऑर्डिनेट जो होगा, वही कोऑर्डिनेट हमको साइन और कॉस का वैल्यूज देगा। तो देखिए 0 पे अगर हम देखें तो साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और कॉस का वैल्यू कितना हो रहा है, वो हो रहा है 1। और 2π में भी बिल्कुल सेम वैल्यू है। 0 पे साइन का जो वैल्यू था वही वैल्यू क्या है, 2π में भी होगा, 4π भी होगा। अभी बताए पीरियडिक है, तो इसका मतलब 2n π में जो वैल्यू होगा वही होगा। इसका मतलब पाई पे वैल्यू क्या आ गया, पाई पे जो साइन का कॉस का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉस का वैल्यू -1 आ रहा है, -1, और साइन का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन का वैल्यू 0 है, इसीलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से tan भी निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/-1, तो 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए कॉन्टेंजेंट फंक्शन, कॉट फंक्शन। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कि -1/0, तो फिर नीचे 0 आ गया, तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। अब सेक फंक्शन इजीली निकल जाएगा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1/-1 इज इक्वल टू -1 अगेन, तो ये भी कितना हो गया, -1। उसके बाद कोसेक, कोसेक कितना हो जाएगा, 1/0, फिर से अनडिफाइंड हो गया। अब बात करते हैं 3π/2 में। तो 3π/2 देखिए, 3π/2 में कॉस का वैल्यू कितना है, 0 है, तो कॉस का वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस का वैल्यू कितना है, 0 है। उसके बाद साइन का वैल्यू 3π/2 में कितना है, ये है x और ये y, और जहाँ हमको पता है x होता है कॉस और y होता है साइन। ठीक है, तो साइन कॉस 3π/2 में वैल्यू कितना है, 0 है, तो कॉस 3π/2 में वैल्यू 0। साइन 3π/2 में वैल्यू कितना है, -1 आ रहा है, तो साइन 3π/2 में वैल्यू कितना हो गया, -1 आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉट फंक्शन। तो कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो -1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये भी फिर से आ गया।
उसके बाद आप कॉट देखते हैं, तो कॉट क्या होता है, देखिए कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कि 0 अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या किया, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/0, 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक। उसके बाद कोसेक, कोसेक क्या होगा, देखिए साइन का उल्टा, तो 1/-1 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो गया, -1 है। तो अब वही काम करते हैं 2 पाई के साथ, देखिए 2 पाई, तो 2 पाई में क्या बताया था कि जो वैल्यू साइन का 0 पे है वही वैल्यू 2 पाई पे भी है, 4 पाई पे भी है, 6 पाई पे भी है, अप टू कहाँ 2n पाई पे भी है, मतलब कि 2n मल्टीपल रहेगा पाई का, उस मल्टीपल पे भी क्या होगा, साइन का वैल्यू 0 ही रहेगा। इसका मतलब अगर साइन 0 पे 0 है तो 2 पाई में भी क्या होगा, ये 0 ही रहेगा, और अगर कॉस 0 पे 1 है तो 2 पाई में भी क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 पाई आया, कॉस कहाँ आ गया, 1 आया। इस डायग्राम से इजीली हर वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जब साइन और कॉस एक ही है तो इसका मतलब हर फंक्शन क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो tan भी कितना हो गया, tan 0 पे 0 था, तो tan 2 पाई में भी कितना होगा, 0 होगा। कॉट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस से कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये था इसका पूरा वैल्यूज, इसको आपको याद करना है, और अगर भूल जाए कभी तो इस ट्रिक से पूरा इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है, उसको निकालते हैं। तो देखिए इसका भी बहुत ईजी ट्रिक है निकालने का। ये हम क्या किए, एक यूनिट सर्कल फिर बनाए, ठीक है, यूनिट सर्कल है, ये क्या है, ये ओरिजिन है, और आपका एक एंगल सबटेंड कर रहा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा x, और अगर क्लॉकवाइज तो -x। तो ये जो पॉइंट होगा P, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, cos x, sin x। याद रहे जो एंगल यहाँ सबटेंड करेगा तो cos x का बगल में भी वही एंगल होगा, और sin x का बगल में भी वही एंगल होगा। इसलिए अगर हम नेगेटिव एंगल लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, cos -x और sin -x होता है। पर cos -x चूंकि क्या हो जाता है, cos x आपको बताए हुए हैं। अब देखिए अब क्या होगा, अगर ये एंगल कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये तो है। अब हम क्या करें, ये एंगल को घुरा के यहाँ लेके आते हैं, ये एंगल को यहाँ लेके आते हैं, तो यहाँ पर भी पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जब एंगल क्या हो गया, अब यहाँ से ये बढ़ गया, ये एंगल अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो अब ये जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, cos x, sin x, अभी भी पी का कोऑर्डिनेट वही रहेगा। और जब ये एंगल यहाँ आ रहा है कहीं और यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर भी पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, cos x, sin x, यहाँ क्या होगा, cos x, sin x। अब देखते हैं पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, पर हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है लेकिन y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पर आए तो मेरे पास x पॉजिटिव हो जाता है और y नेगेटिव ही रहता है, y क्या हो जाता है, नेगेटिव रहता है। अब देखें तो ये तो दोनों पॉजिटिव था, पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास cos तो नेगेटिव है, cos तो पॉजिटिव है, पर होना क्या चाहिए था, ये नेगेटिव होना चाहिए था। तो मेरा पास जो cos का वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, cos, ये cos था, cos x नहीं होके ये क्या हो जाएगा, cos -x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, cos -x, sin x, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों नेगेटिव होता है, तो चूंकि ये अब मेरा क्वाड्रेंट था जो चेंज हो गया, वो क्या हो गया, पी का क्वाड्रेंट, cos -x, उसके बाद sin -x। इसमें क्या होगा, cos सेम रहेगा, और क्या होता है, sin सिर्फ चेंज हो जाता है, तो क्या हो गया, sin में -x, है ना, ये हो गया। ये क्या किया, एंगल को सिर्फ घुरा दिए, एंगल को बढ़ा दिए, आगे चला दिए। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला, जब हमको cos और sin का वैल्यू पता चल गया तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब cos और sin पॉजिटिव है इसका मतलब छियो का छियो पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि tan जो होता है आपका, वो tan देखिए यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इसको, sin क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, cos क्या है, cos x क्या है, ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब tan जो होगा, tan x वो क्या होता है, sin अपॉन cos। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू, फिर से मेरा पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो। उसके बाद क्या आया, सेक देखते हैं यहाँ पर, सेक, तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब कॉस पॉजिटिव है तो 1/sec भी क्या होगा, पॉजिटिव। उसके बाद आया कॉट एक्स, तो ये भी क्या होगा,
ये भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि tan का उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस नेगेटिव है और साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब tan जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो tan क्या हो गया, tan जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। और मेरा पास जो कॉसेक का वैल्यू है, कॉसेक जो रहेगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। सेक जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और tan का अपोजिट कॉट जो होगा वो भी क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्या है, tan नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और साइन दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब tan जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो tan का वैल्यू क्या आ गया, tan x का वैल्यू पॉजिटिव आया। और जब tan पॉजिटिव आया तो कॉट भी पॉजिटिव हो गया, कॉट भी क्या हो गया, पॉजिटिव। आपको इतना याद रखना है कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, एक फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर एक फंक्शन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर से दो वैल्यू पॉजिटिव आया। और कॉसेक और साइन का उल्टा क्या होता है, सेक और कॉसेक दोनों नेगेटिव होगा क्योंकि ये लोग दोनों क्या था, नेगेटिव था। अब यहाँ पर आए, कॉस पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा मतलब कि सेक, सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉसेक क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि साइन नेगेटिव था। tan के बारे में बात करें तो tan क्या होगा, tan साइन अपॉन कॉस। तो साइन नेगेटिव है तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा कॉट, ये भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इससे हम लोग को पता क्या चला कि कौन सा फंक्शन क्या नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इतना याद करने के लिए एक ईजी फॉर्मूला ट्रिक है, तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिए इसका जो ट्रिक कितना अच्छा है ये हमको आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव हो गया तो हर कोई पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या है कि सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब जब साइन पॉजिटिव हुआ तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। सब नेगेटिव मतलब जो तीन आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, साइन कॉस और tan। जब साइन नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव हो गया तो बाकी का दो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो गया, मतलब कि कॉस और tan नेगेटिव हो गया। इसका मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, मतलब कि साइन और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो जब tan पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan और साइन कितना हो गया, नेगेटिव, और कॉस का रेसिप्रोकल आपका पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम लोग याद करते हैं बहुत ईजी टेक्निक से। ये क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए का मतलब, ऐड का मतलब से ए निकाले, शुगर से एस निकाले, टी से हम क्या निकाल दिए, टू से टी निकाल दिए, और कॉफ़ी से सी निकाल दिए। और ये लिख दिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ASTC, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐड, मतलब अब ये क्या है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका tan पॉजिटिव रहता है, ये क्या होता है, tan पॉजिटिव ही रहता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव रहता है, तो उसका रेसिप्रोकल अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ शुगर मतलब कि साइन पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टू मतलब कि tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी मतलब कि सी क्या, कॉस पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से हम याद करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका डोमेन और रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए अब करते हैं डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विद ग्राफ। ग्राफ जो है 3.4 पे है ML अग्रवाल में, और इसको हम लोग इसी में कवर कर लेते हैं क्योंकि रेंज निकालने के लिए ग्राफ इजी समझ में आएगा। सबसे पहला फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स है, अब देखिए जब फंक्शन हो गया तो आपको पता है fx इज इक्वल टू कुछ होता है, तो इसका मतलब x जो होता है यहाँ पर, x जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, और ये पूरा fx क्या होता है, fx पर रेंज होता है। अब जब हम बता दिए कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फंक्शन है, इसका मतलब इसका डोमेन भी होगा और रेंज भी होगा। तो सबसे पहले साइन एक्स का और कॉस एक्स का डोमेन निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले हम क्या बना लिए कि एक यूनिट सर्कल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बना लिए कि ये क्या है, एक यूनिट सर्कल है, और ये क्या है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्या P, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, cos x, sin x। और ये जो डिग्री होता है वो यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, और यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 3π/2, फिर से यहाँ पर कितना होता है 2π।
और ये जो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मिलता है कितना मिलता है 1,0, 0,1, उसके बाद -1,0, उसके बाद 0,-1। ठीक है, ये तो आपको पता है इतना बात। अब देखिए, अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये क्या कर रहा है, एक्स सबटेंड कर रहा है। और हम क्या बताए थे कि एफ एक्स में एक्स जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। और अगर हम यहाँ देखें तो एफ एक्स का बगल में क्या अटैच्ड है, साइन एक्स, मतलब कि ये भी क्या होगा, ये भी डोमेन होगा, एक्स डोमेन होता है। और इतना बात भी देखिए, साइन का बगल में क्या चीज़ अटैच होता है, वो एंगल अटैच होता है। इसका मतलब पता चला कि जो एक्स है वो क्या है, वो एंगल है ना। और ये जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, तब एक्स डोमेन है और एक्स एंगल भी है। इसका मतलब एक्स को हम, एंगल को हम डोमेन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जो साइन का, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है वो क्या होगा, एक एंगल होता है ना। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन से लेके कॉट टेन सब तक का, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक एंगल वैल्यू होगा, एक एंगल होगा। और इसका जो रेंज आएगा वो क्या होता है, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जो वैल्यूज़ हमको मिल रहा है एट डेफिनाइट एंगल, साइन का 0 पे, तो 0 क्या है, 0 रख रहे, देखिए फंक्शन में मैंने होता है क्या, कुछ रख रहे तो कुछ हमको मिल रहा है। तो साइन में अगर हम 30 डिग्री रख रहे तो हमको मिल रहा है 1/2। इसका मतलब 30 डिग्री क्या है, एक एंगल है, और वो क्या है, वो डोमेन है। और हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो रेंज मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, एक रियल वैल्यूज़ मिल रहा है। ये सब रियल वैल्यूज़ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेंज है। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, एक रियल वैल्यूज़ होगा। तो देखिए हम इसका रियल वैल्यूज डोमेन कैसे निकालें। तो जब हम टेबल बनाए थे तो साइन और कॉस में कहीं पर भी लिखे कि इस एंगल पे साइन अनडिफाइंड है, कॉस इस एंगल पे अनडिफाइंड, नहीं, कहीं नहीं लिखे। हाँ, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका में हर कुछ कुछ जगह में आया कि ये डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या है, ये सब अनडिफाइंड है। लेकिन साइन और कॉस का कहीं भी नहीं लिखे कि इस एंगल पे ये अनडिफाइंड। इसका मतलब हम साइन और कॉस में जो एंगल होगा वो कुछ भी रख सकते हैं और हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। जब हम कुछ भी एंगल रख सकते हैं, इसका मतलब हर एंगल रख सकते हैं, हर एंगल रख सकते हैं, इसका मतलब ऑल रियल वैल्यूज रख सकते हैं। अभी एंगल को रियल वैल्यूज क्यों बोले, क्योंकि हम लोग एंगल्स किस में ले रहे हैं, रेडियन मेजर में। अब फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि एंगल, रेडियन मेजर और रियल नंबर आर इक्विवेलेंट, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया मेरे पास, ऑल रियल नंबर। डोमेन मेरे पास मिल गया क्या, ये हर रियल नंबर हम यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि रेंज क्या होगा ऑफ साइन एक्स का रेंज क्या होगा। तो जब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि हम क्या किए, पहला यहाँ पर एंगल आए, फिर घुराते कोई भी एंगल आए, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आए, तो हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई डिग्री रख रहे हैं हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, नहीं, हर डिग्री कुछ भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। मतलब कि कुछ भी डोमेन हम रख सकते हैं। अब रेंज देखें, ये जो है ये क्या बता रहा है आपको, 0, 1, फिर 0, फिर -1, ये साइन एक्स का रेंज बता रहा है कि नहीं बता रहा, साइन एक्स का रेंज। तो इसका मतलब साइन एक्स का हम देख रहे हैं कि जब हम 0 रख रहे हैं, साइन एक्स को क्या रखा, 0 रखा, मतलब कि डोमेन में हम 0 रखे, तो हमको जो आउटपुट मिल रहा है, मतलब कि रेंज मिल रहा है, वो क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, उसके बाद हम अपने डिग्री को बढ़ाते जाए, 0 से बढ़ाएं और 90 तक का पहुंच गए। मतलब कि जब हम डोमेन में क्या रखे, 90 डिग्री रखे, तो जब 90 डिग्री रखे तो जो साइन हमको वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा, 1 दे रहा, मतलब कि इसका 1 मिला। अब देखिए फिर डिग्री को बढ़ाए, अब 0 से बढ़ाते पाई में आ गए, तो जो पाई में आए तो हमको जो साइन एक्स का वैल्यू मिल रहा है वो 0 मिल जा रहा। इसका मतलब जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेवल आया था, तो क्या आया था, लिमिट, वो 1 आया था। मतलब कि साइन एक्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा रेंज आ सकता है वो क्या आ सकता है, वो 1 आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप 0 पाई से और बढ़ाएं, और बढ़ाते 3π/2 में आ गए, मतलब कि 270 में। जब 270 डिग्री रखे तो हमको -1 मिला। ठीक है, -3π/2 से भी बढ़ाएं और कहाँ चले गए, वापस 2π, हमको फिर से क्या मिल गया, 0 मिल गया। इससे पता चला कि साइन जो है, साइन एक्स जो है, उसका जो वैल्यूज आ रहा है, उसका वैल्यूज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 1 से लेके -1, मतलब कि इसी का बीच में ही साइन अपना वैल्यू देगा। आप कोई भी डिग्री रखें, साइन का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दे सकता है वो, और कम से कम -1 दे सकता है। इससे कम होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा होगा नहीं। ये देखिए ना, यूनिट सर्कल था, इससे बड़ा हम कहाँ ले सकते हैं, कहीं नहीं। इसका मतलब जो साइन का रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 से 1 के बीच में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो रेंज क्या होगा इसका, -1 to 1। ये हो गया साइन एक्स का कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं क्या, कॉस एक्स। तो अब करते हैं यहाँ पर क्या, नंबर 2 फंक्शंस क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को देखें, कॉस एक्स का भी यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, वो डोमेन है।
तो x क्या है, वो एंगल मेजर है। तो क्या cos x का चार्ट में कहीं भी आया था? नॉट डिफाइंड, नहीं आया था। इसका मतलब इसका भी डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, हर रियल नंबर रख सकते हैं। अब इसका रेंज देखें तो देखिए, जब एफ एक्स, अच्छा ऐसे करके लिखते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। जब हम एक्स में डोमेन क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो हमको कॉस पे क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। एक का जगह जीरो रख दिए, तो एफ जीरो का मतलब कितना हो गया, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन हो गया, तो वन मिला हमको वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर दिए, यहाँ पर से जीरो हटाएं, जीरो हटाएं और यहाँ पर वैल्यू रख दी पाई बाई टू, पाई बाई टू कितना मिलेगा, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू हमको कितना मिल गया, जीरो मिल गया, मतलब कि जीरो मिला। उसके बाद फिर पाई से बढ़ाएं, उसके बाद क्या कर दिए, पाई बाई टू से बढ़ाएं और पाई पे आ गए तो हमको माइनस वन मिला, है ना। फिर पाई से बढ़ा, थ्री पाई बाई टू बना, फिर जीरो मिल गया। फिर थ्री पाई बाई टू से बढ़ाएं, टू पाई पे आए, फिर हमको क्या मिल गया, वन। तो कॉस एक्स का भी वही चीज़ चल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू जो आ रहा है वो क्या मिला हमको, वन मिला, यहाँ पर वन मिला, और जो लोएस्ट वैल्यू आ रहा है वो माइनस वन मिला। आपको अगर साइन एक्स का ग्राफ देखना हो तो आप किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस को देखेंगे, उसी में आपको वैल्यूज मिल जाएगा। तो इसका भी रेंज कितना आ गया, इसका भी रेंज आया कितना, माइनस वन टू वन, इसका भी रेंज सेम होता है, मतलब कि साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन और रेंज दोनों क्या है, सेम है। तो ये मेरा बन गया। अब हम क्या बनाते हैं, दोनों का ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब कहते हैं साइन एक्स का ग्राफ। देखिए साइन एक्स का ग्राफ में ये हम एंगल्स लिए हैं, एक्स एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस एंगल को शो करता है, मतलब कि डोमेन को शो करता है, डोमेन उसका क्या है, एंगल है, और वाई एक्सिस क्या होता है, रेंज को शो करता है। तो रेंज हम क्या ले लिए, वन और माइनस वन, क्योंकि रेंज माइनस वन और वन से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ये लोग का बीच में ही आएगा। तो अब देखिए साइन जीरो पे क्या होगा, साइन जीरो पे हमको क्या वैल्यू देगा, तो साइन जीरो पे कितना होता है, जब हम डोमेन में जीरो रखे तो हमको वैल्यू भी कितना मिला, जीरो मिला। तो साइन जीरो पे जीरो हो गया। अब 90 पे चेक करते हैं, ग्राफ ऐसे तो निकल जाता है, हर पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब 90 में चेक करते हैं, साइन 90 में क्या वैल्यू दे रहा है, वन दे रहा है, तो ठीक है, यह वैल्यू क्या आ गया, पॉइंट वन आ गया। तो आप पाई पे चेक करें तो पाई पे कितना होता है, पाई पे भी साइन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। अब देख कैसे हुआ, ये तो इसी से हम लोग निकालते हैं, है ना, यही है। तो यहाँ पर कितना होता है, ये जीरो, पाई बाई टू, ये पाई, और ये थ्री पाई बाई टू, और ये टू पाई वापस। तो यहाँ पर कितना हो गया, वन जीरो, यहाँ कितना हो गया, जीरो वन, और ये कितना हो गया, माइनस वन कॉमा जीरो, और ये कितना हो गया, जीरो कॉमा माइनस वन। ये कितना होता है, कॉस, और ये साइन। तो साइन जीरो पे जीरो, साइन 90 पे वन, साइन पाई पे फिर जीरो, मतलब कि यहाँ पर हमको फिर जीरो मिल गया। पर जहाँ पर थ्री पाई बाई टू में आया तो हमको साइन क्या दे दे रहा, साइन माइनस वन दे रहा, मतलब कि यहाँ आ जा रहे हैं हम, कहीं यहाँ वैल्यू आ रहा है। फिर टू पाई पे क्या हो जा रहा है, टू पाई में फिर जीरो मिल जाएगा, टू पाई में फिर जीरो। तो अब माइनस में आया तो माइनस में भी वही चलेगा। तो मेरा जो साइन का ग्राफ आ रहा है कुछ इस तरह आ रहा है, यहाँ से ये जीरो पाई बाई ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ ऐसा नीचे गया, है ना, साइन कैसा आया। और ये चीज़ यहीं से क्या होता है, चलता रहता है। पाई कहाँ है, यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ऐसे चलेगा। ये होता है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह चलता है, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा साइन का ग्राफ रहता है। तो हम लाते हैं कॉस का ग्राफ। तो देखिए अब कॉस एक्स का बनाते हैं, कॉस एक्स का भी डोमेन और रेंज क्या है, बिल्कुल सेम है। पर अब हम लोग कॉस एक्स को कैसे बनाए, कॉस जीरो पे क्या देता है, वन दे देता है। साइन तो यहाँ से शुरू हो रहा था, पर कॉस यहाँ से शुरू होगा। कॉस का जो पहला कोऑर्डिनेट हमको मिला कि जीरो पे क्या दे रहा है, वो वन दे रहा है। पाई बाई टू में क्या देता है कॉस, पाई बाई टू में वो जीरो दे देता है, तो पाई बाई टू में यह आ गया जीरो, यहाँ पर आए, ठीक है। उसके बाद अब आए पाई, तो कॉस पाई पे कितना वैल्यू देता है, कॉस पाई पे आपको माइनस वन देता है ना। कॉस पाई पे क्या होगा, ये माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर आए, है ना। इसको याद है, इसको यहीं से देख के बनाते हैं, ये तो आपको याद होगा। कितना हो गया, वन जीरो, जीरो वन, माइनस वन जीरो, उसके बाद जीरो माइनस वन। तो देखिए आप सब आगे वाला देख रहे हैं, तो ये पाई पे कितना आया, ये पाई पे कितना आया, माइनस वन आया। थ्री पाई बाई टू में आया तो ये जीरो दे देता है, थ्री पाई बाई टू में क्या आया, ये जीरो आया। उसके बाद टू पाई में जाए तो टू पाई में फिर ये वन दे देगा, है ना। टू पाई में क्या आया, ये वन दे दिया, मतलब कि कहीं यहाँ पर आ जा रहा है वैल्यू। तो बस हमको ग्राफ अब मिल गया। अब हमको यहीं से इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आया, ऐसा आया, और ये ऐसा चला, फिर ये ऐसा चला, और ये ऐसा चला, है ना। तो ये भी यही होगा, ये यहाँ पर माइनस पाई बाई टू में क्या मिलेगा, ये जीरो मिल जाएगा। उसके बाद पाई पे फिर क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, जो कि हमको जीरो पे क्या देगा, जीरो वन देगा। पाई बाई टू में क्या देगा, जीरो देगा। पाई पे क्या देगा, माइनस वन देगा। थ्री पाई बाई टू में क्या देगा, जीरो देगा। टू पाई में क्या देगा, ये वन देगा।
उसके बाद यहाँ से देखें -π/2 में कितना देगा, ये -π/2 में 0 देगा, पाई पे कितना देगा -1, उसके बाद 3π/2 में 0, 2π में फिर 1 दे देगा। तो इस तरह का ये कॉस का ग्राफ होता है। तो चलिए अब करते हैं हम लोग टेंजेंट फंक्शन tan। तो tan x कितना होता है, ये sin x अपॉन cos x का बराबर होता है। अब tan कब डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो tan क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया। तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने के लिए क्या होगा, cos x को 0 नहीं होना होगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड। तो cos x कब 0 होता है, हमको पता है जब x इज इक्वल टू 2n+1 और π/2। x की वैल्यू इस पे 0 होता है, तो x को 2n+1 π/2 क्या होगा, नहीं होना होगा। अगर x 2n+1 π/2 हो गया, इसका मतलब tan क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमको रेंज डोमेन मिला, डोमेन क्या मिला, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं रख सकते, 2n+1 π/2। जब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ये क्या है, रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन भी क्या करते हैं, दोनों फंक्शन का हम लोग क्या नहीं करते, डोमेन निकालते, उसके बाद वो वैल्यू माइनस कर देते हैं जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो साइन एक्स का आपका रेंज डोमेन कितना आ गया, रियल नंबर। अच्छा, यूनियन कॉस एक्स का आपका डोमेन कितना आ गया, वो भी रियल नंबर। अब इसमें क्या माइनस कर दें, माइनस कर दे वो नंबर जिसमें कॉस एक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये हो गया -2n+1 π/2। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम लोग करते हैं रेंज। तो इसका रेंज बताने के लिए हमको ग्राफ पहले बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका ग्राफ से हम लोग इसका रेंज देखते हैं। तो देखिए कॉस का हमको tan का क्या बताया कि tan जो है π/2 वाले टर्म पे डिफाइंड नहीं है। मान लिया अगर हम tan π/2 वैल्यू निकालना चाहिए तो sin π/2 कितना हो गया 1, cos π/2 कितना हो गया 0, तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो क्या सिर्फ ये π/2 पे डिफाइंड नहीं है, नहीं, π/2 वाला जितना टर्म है उस पर डिफाइंड नहीं है, मतलब कि इस पर भी नहीं है, 3π/2 में भी नहीं, -π/2 में भी नहीं, -3π/2 में भी ये डिफाइंड नहीं है। तो जब ये डिफाइंड नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन बनाएंगे। यहाँ डॉटेड लाइन बना दिए, यहाँ भी क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन, और यहाँ डॉटेड लाइन। ठीक है, यहाँ डॉटेड लाइन बना दी। अब देखिए, अब हम पहले tan 0 पे निकालते हैं। तो tan 0 पे क्या वैल्यू हमको मिलेगा, तो ठीक है tan 0 पे निकालते और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दे। तो हम क्या निकालते हैं, tan 0 का वैल्यू निकालते हैं। तो tan 0 क्या होगा, देखिए यहाँ पर निकालते हैं, tan 0 इज इक्वल टू कितना हो गया, sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 कितना होता है, sin 0 0 रहता है, तो 0 और cos 0 कितना होता है 1, मतलब ये कितना वैल्यू आ गया मेरे पास, 0 वैल्यू आया। तो 0 पे tan कितना होता है, 0 मिल रहा है। और जहाँ आप tan को हम π/2 कर दें, मतलब कि π/2, तो जैसे ये π/2 में गया तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि tan π/2 में आपको क्या होगा, वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये देखिए ऐसे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, tan π/2 इज इक्वल टू sin π/2 अपॉन cos π/2। तो sin π/2 का मेरा तो 1 हो गया, लेकिन ये तो 0 हो गया, मतलब कि इन्फिनिटी। मतलब कि जहाँ हम tan π/2 में आए तो मेरा वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ये कुछ इस तरह चले जाएगा, है ना, ये कुछ इस तरह चले जाएगा। और जहाँ -π/2 में आए तो भी मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी आ जाएगा। अब ये -इन्फिनिटी कैसे आया, tan -π/2, तो ये कितना हो गया, sin -π/2 और cos -π/2। तो sin -π/2, sin -π/2 का वैल्यू कितना होता है, sin -π/2 का अगर वैल्यू देखें तो हमको क्या मिलेगा, वो -1 देगा, -1 अपॉन cos -π/2 कितना देगा, 0 देगा। तो ये इक्वल टू कितना आ गया, -इन्फिनिटी, है ना। तो ये क्या हो गया, -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इससे पता चला कि जो ग्राफ है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा रहा है और -इन्फिनिटी तक भी जा रहा है। इसका मतलब ये रेंज हम लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर, कुछ भी मिल सकता है। इसका जो हमको वैल्यूज़ मिलेगा कुछ भी मिल सकता है, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू कुछ जाएगा। देखिए पाई पे भी क्या होगा, 0 होगा, जब 0 पे 0 है तो पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0 और 3 पाई पे भी 2 में ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब कि ये कुछ ऐसे जाएगा ये ग्राफ। और फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसे जाएगा, -पाई पे भी 0, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ पर भी ऐसे आया और ये ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चल जाएगा, मतलब कि ऐसे गया और फिर ऐसे गया। तो ये था किसका, tan का ग्राफ और tan का रेंज। अब हम लोग निकालते हैं
कॉट फंक्शन। तो चलिए हम लोग करते हैं कॉट फंक्शन। तो कॉट क्या है? कॉट होता है cos x अपॉन sin x। अब फिर cos कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। तो डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब साइन जीरो हो जाए। तो साइन जीरो कब होगा? जब x का वैल्यू कितना हो जाए? x का वैल्यू क्या हो जाए? x का वैल्यू n पाई हो जाए, क्योंकि n पाई में क्या होता है? साइन जीरो होता है। इसका मतलब x को n पाई नहीं होना होगा, तभी जाके ये क्या होगा? कॉट फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसका मेरे पास अब डोमेन जो मिला वो क्या मिला? डोमेन इज इक्वल टू और रियल नंबर पर n पाई सिर्फ नहीं होना चाहिए। अब इसका हम रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या होगा? ग्राफ का ज़रूरत है। तो ग्राफ से हम क्या करेंगे? इसका रेंज निकाल लेंगे। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ ज़ीरो रखते हैं, ये ज़ीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये 3 पाई बाई 2। और यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ माइनस पाई बाई टू, यहाँ पर माइनस पाई, यहाँ पर -3 पाई बाई 2। तो tan में हम क्या किए थे? tan 90 पे डिफाइंड नहीं था। इसका मतलब 90 वाला जितना टर्म आ रहा था उसको हम लोग क्या करते रहते? हम लोग डॉटेड लाइन से बना दे रहे थे। पर जो साइन कॉट है वो क्या है? वो पाई वाला टर्म पे डिफाइंड नहीं है। मतलब कि पाई में क्या? इंटीजर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इज इक्वल टू इंटीजर। तो अगर n को जीरो रखेंगे तो पाई कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब कि ये जीरो वाला टर्म पे क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जीरो वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं? डॉटेड लाइन बना दे रहे। अब सिर्फ क्या जीरो पे होगा? नहीं, ये पाई पे भी यही होगा। यही चीज़ क्या होगा? पाई पे भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये माइनस पाई पे भी होगा। तो ये इस वाला टर्म पे डिफाइंड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी हर एक वैल्यू पॉइंट का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि जीरो का निकाल रहे, तो देखिए पहले जीरो का यहाँ निकालते हैं। कॉट जीरो, कॉट जीरो पे क्या होगा? तो जो होगा कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। ठीक है, तो कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन जीरो कितना होता है? जीरो। जीरो मतलब कि ये हो गया इन्फिनिटी। मतलब कि कॉट जीरो पे मेरा इन्फिनिटी पे वैल्यू चले जाएगा, है ना। कॉट जीरो पे इन्फिनिटी, देखिए जीरो पे आया ना, इन्फिनिटी आया। अच्छा, ये जीरो पे नहीं, फिर पाई पे भी इन्फिनिटी होगा, और माइनस पाई पे भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से जीरो हटाएं और यहाँ पर अब पाई बाई टू पे चेक करते हैं। ऐसे तो निकालते हैं, हर एक पॉइंट पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। तो पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है? कॉस पाई बाई टू मेरा होता है जीरो, है ना। कॉस पाई बाई टू होता है जीरो, और साइन पाई बाई टू कितना होता है? 1 होता है। मतलब कि पाई बाई टू वाले जितना टर्म आ गया सब में मेरा वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। मतलब कि पाई बाई टू पे जीरो मिला। अच्छा, 3 पाई बाई 2 में जीरो मिला। अच्छा, माइनस पाई बाई टू में जीरो मिला, और -3 पाई बाई 2 में क्या मिला? जीरो मिल गया। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं? पाई पे भी निकाल ले। यहाँ से पाई निकाल लिए तो यहाँ पे का ग्राफ निकल गया। उसके बाद सब क्या होता है? पीरियोडिक है, सब एक ही रहेगा। तो अब इसको निकालते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं कि कॉस पाई पे कितना वैल्यू होगा? तो जो वैल्यू सॉरी कॉट पाई पे, तो जो वैल्यू कॉस पाई अपॉन साइन पाई होगा। ठीक है, अब कॉस पाई पे कितना वैल्यू होता है? -1, है ना। जो सर्कल से बनाए थे आपको याद होगा। यहाँ पर क्या होता है? -1। तो यहाँ क्या है? -1 अपॉन साइन पाई कितना होता है? साइन पाई जीरो होता है, क्योंकि पाई वाला जितना टर्म में साइन क्या होता है? जीरो होता है। पाई, जीरो, 2 पाई, 4 पाई, सब में जीरो। तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो अब मेरा पास ग्राफ मिल गया। क्या मिला? देखिए, अगर हम जीरो की तरफ जाएं तो मेरा ग्राफ क्या किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब कि कुछ इधर आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर हम क्या करें? पाई की तरफ जाए तो मेरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब कि ग्राफ कुछ इस तरह चले जाएगा। तो कॉट का ग्राफ ऐसा होता है। तो क्या हो गया? देखिए, ये साइन टैन जो था वो जीरो पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, कि कहाँ? माइनस इन्फिनिटी पे। लेकिन कॉट क्या है? जीरो पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और पाई बाई टू पे जीरो रहेगा। और क्या होगा? यहाँ पर चले जाएगा, और पाई पे क्या होगा? ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो हर ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब देखिए, अब हम क्या करें? इस तरफ का बात करें तो 3 पाई बाई 2 जीरो रहेगा, पर पाई की तरफ आ रहे तो पाई, जीरो, ये सब में क्या रहेगा? कॉट इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब कि कुछ इस तरह जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ टेंड करेगा, और ये क्या होगा? यहाँ से नीचे चले जाएगा। तो ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ से जीरो से ये क्या होगा? नीचे आएगा, ऐसे आएगा। और ये क्या होगा? ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो इसका रेंज देखिए, तो इसका रेंज भी क्या मिल रहा है हमको? ऑल रियल नंबर मिल रहा है। देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी गया और नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी गया। तो ये ऑल रियल नंबर हो गया। तो हम लोग सेक का करते हैं। तो हम लोग सेक एक्स देखते हैं। देखिए, सेक एक्स कितना क्या होता है? सेक एक्स होता है 1/cos x, है ना। 1/cos x।
तो अब इसका डोमेन अगर देखें तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, जो 1/cos x का डोमेन होगा वही sec x का डोमेन होगा। x इज इक्वल टू 2n+1 या -1 π/2 हुआ, x को 2n+1 π/2 नहीं होना होगा। तो डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर, जैसे सबका क्या करते आए, और 2n+1 और π/2 या 2n-1 π/2 और मल्टीपल होगा, अब जैसे लिखे वैसे होगा। अब देखें इसका हम रेंज कैसे निकालें, तो रेंज क्या होगा, रेंज देखिए रेंज क्या होता है, बेसिकली सेक एक्स का रेंज क्या हो गया, ऐसे यहाँ अगर देखें सेक एक्स का रेंज देखिए, अगर देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि जो 1/cos x का रेंज होगा और वही क्या होगा सेक एक्स का रेंज होगा, और हमको cos x का रेंज पता है ना। cos x का रेंज कितना है, cos x का रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। अभी ये वाला इसको हम लोग डिफाइन भी किए थे कैसे होता है, क्योंकि सर्कल से क्योंकि cos का वैल्यू कभी -1 और 1 के बाहर आएगा ही नहीं, तो -1 से 1 के बीच में इसका हम लोग क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसका कुल मिला के 5 वैल्यू होगा। अब कैसे, देखिए -1 के से और 1 के बीच में, तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा देखें ये -1 आया कहीं, ठीक है, या फिर इसको नंबर लाइन में ही देखे ज़्यादा समझ में आएगा, ये 0, ये 1 और ये -1, तो जो हम लोग को पता चल रहा है कि सेक एक्स cos x का जो वैल्यू आता है वो यहाँ तक आता है, बस ये वैल्यू आता है, इसका बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसका बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरा 5 जगह पे ये वैल्यू टूट रहा है। अब कैसे 5 जगह पे टूट रहा है, हम बोल सकते हैं कि 1 जो है वो -1 के इक्वल है, 1 -1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म मेरा पास आया कि हो सकता है कि 1 जो होगा, ये जो नंबर होगा, जो रेंज होगा मेरा, वो 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। एक वैल्यू ये आया, क्या गया कि 1/-1। दूसरा क्या आया कि वो वैल्यू क्या होगा कि ये 0 से तो छोटा जाएगा लेकिन -1 से बड़ा चले जाएगा। तो ऐसा वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, रेंज आ रहा है तो हम इसको y से डिनोट कर दे रहे। जो y का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 0 से छोटा, लेस देन 0 पर ग्रेटर देन -1, 0 से छोटा पर ग्रेटर देन -1, ठीक है। एक वैल्यू आ गया कि 1/0 हो जाए, तो एक वैल्यू ले लिया कि 1/0 ले लिया, ठीक है, 3 वैल्यू हो गया। और एक वैल्यू आता है कि वो 0 से बड़ा हो पर 1 से छोटा हो जाए, है ना। तो एक वैल्यू हम क्या ले लिए कि जो y का वैल्यू आ जाए, रेंज आ जाए, वो 0 से बड़ा हो लेकिन क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, 0 से बड़ा लेस देन 1। दूसरा आखिरी वैल्यू आएगा कि वो 1 के इक्वल है ना, 1 के इक्वल है। तो कुल मिला के ये 5 पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है। क्या, ये था कॉस का रेंज, और कॉस होता है चूंकि 1 सेक होता है चूंकि 1/cos, तो हम बोल सकते हैं जो 1/cos का रेंज होगा वही सेक एक्स का रेंज होगा। अब cos x का रेंज को हम लोग 5 तरह से स्प्लिट कर दिए। क्या है cos का रेंज, आपको नंबर लाइन से बता दिए कि ये -1 से और 1 के बीच में रहेगा। तो हो सकता है कि 1/-1 हो जाए, हो सकता है कि y का वैल्यू कुछ ऐसा हो, रेंज कुछ ऐसा हो कि वो 0 से तो छोटा हो, 0 से तो छोटा हो लेकिन -1 से बड़ा हो जाए, ठीक है, और उसको 1/, में कर दिए, और नीचे 0 में कर दिए, एक बार 0 में आया, एक बार y जो हो गया 0 से बड़ा हुआ लेकिन 1 से छोटा हो गया। तीसरा 5वां क्या है कि 1/1 हो गया, लास्ट में 1 था जहाँ -1 लिए, तो इसका वैल्यू तो हमको डायरेक्टली -1 मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको इन्फिनिटी मिल रहा है, इसका वैल्यू हमको 1 मिल रहा है। ये दोनों का क्या वैल्यू मिलेगा, ये दोनों का अगर हम वैल्यू देखें तो देखिए 0 से छोटा, -1 से बड़ा। अब एक वैल्यू उठाइए, 0 से छोटा, -1 से बड़ा, हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -0.1, -0.1 हम कहाँ प्लॉट करेंगे, 0.1 है तो कहीं यहाँ आते, लेकिन माइनस है तो यहाँ आएंगे, तो -0.1 कहीं यहाँ और है। तो अब देखिए है ना, 0 से छोटा है और -1 से क्या है, बड़ा है। अब इसका हम यहाँ से अगर माइनस हटाएं तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कि वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 10 मिल जा रहा। मेरा जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 10 आ जा रहा, -10, मतलब कि -10। अब अगर हम इसको -10 आया, अब अगर -0.01 ले तो 100 आ जाएगा, 0.001 ले तो 1000 आ जाएगा। मतलब कि हम एक ज़रा सा वैल्यू बढ़ रहे हैं, हम ज़रा सा वैल्यू बढ़ रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 10 to 0 जा रहे हैं, 10 to 0, है ना। जैसे आपको पहले बताए थे क्या होगा, अगर हम 10 to 0 जाएंगे, 10 to 0, तो मेरा जो वैल्यू मिलेगा, अगर हम 10 to 0 जाएँ, लेकिन डोमेन में 0 के करीब करीब जाएँ, तो मेरा जो y का वैल्यू आ जाएगा, x टेंड्स टू 0, तो y का जो वैल्यू आ जा रहा है वो इन्फिनिटी आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, मतलब कि इस पोजीशन में मेरा पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, वो -इन्फिनिटी मिलेगा। और ये तो दोनों बराबर ही था, बस यहाँ पर आया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा, है ना।
यहाँ की क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। देखिए 0.1 लिया तो 10 आया, 0.001 लिया तो 100 आया, 0.0001 लिया तो 1000 आया, 4 जीरो के बाद 1 लिया पॉइंट में तो क्या आया, 10,000 आया। नहीं, बढ़ता चले जाएगा, इन्फिनिटी में चले जाएगा। तो हमको समझ में आया कि हाँ, इसका जो वैल्यूज आ रहा है, देखिए हर कुछ आया है, इसका वैल्यू ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट कुछ वैल्यूज छोड़ा के। क्या वैल्यूज छोड़ा के, मेरे पास तो मिला है कि -1 से लेके अगर हम इसको कुछ इस तरह दिखाएं, ये है 0, ये 1, ये हो गया -1, और यहाँ तक आप कहीं चले जाएं माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर चले जाए इन्फिनिटी, और यहाँ चले जाएं आप कहीं माइनस इन्फिनिटी। तो हम इसका रेंज देख रहे हैं कि हाँ, ये -1 से शुरू हो रहा है और क्या हो जा रहा है, -1 से और नीचे इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, पूरा रेंज आ गया इसका। ठीक है, हमको मिला माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद ये क्या हो गया, 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पर एक वैल्यू तो है जो कहीं नहीं मिला। वो क्या नहीं मिला, ये इतना वैल्यू आपको सेक एक्स का रेंज में या कॉसेक एक्स का रेंज में मिलेगा ही नहीं। मतलब कि ये रेंज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये रेंज कहीं नहीं मिलेगा, ये रेंज नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, बिल्कुल सीधा है, जैसे सेट थ्योरी में लिखते हैं। क्या हुआ, हम ऐसे लिखे माइनस इन्फिनिटी से -1, उसके बाद क्या हो गया, इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्या हो गया, यूनियन ना देते, दोनों को ऐड करते हैं, तो उसके बाद 1 to इन्फिनिटी। तो ये है सेक एक्स का या कॉसेक एक्स का रेंज। कॉसेक एक्स का कैसे है उसको अभी बताते हैं। अभी तो सेक एक्स का रेंज, तो सेक एक्स का क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1, उसके बाद यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये है। अब इसका हम लोग ग्राफ से इसको देखते हैं। तो इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ का हमने इसका एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है जो आप क्या शो कर रहा है, डोमेन शो कर रहा है। ये वाई एक्सिस क्या शो करेगा, इसका रेंज शो करेगा। तो देखिए हम लोग क्या इसका बोल रहे हैं कि ये तो x का जो वैल्यू है, मतलब कि डोमेन जो है वो 2n+1 π/2 पे डिफाइंड ही नहीं, मतलब π/2 वाला जो भी टर्म है उस पर ये डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रोकन लाइन बना देंगे, है ना, डॉटेड लाइन, सब में डॉटेड लाइन, जहाँ भी -π/2 या π/2 3π/2 सब में क्या कर दे, हम ब्रोकन लाइन बना दिए। अब ठीक है, ये तो बना दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। ये क्या था, ये 0 डिग्री था। अब हम क्या करते हैं, 0 डिग्री में चेक करते हैं। तो सेक 0 डिग्री, इसका मतलब 1/cos 0, है ना। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है। तो 1/1 = 1 आ गया। मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 1 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम cos 0 में हमको जो cos में जो हम डोमेन डालेंगे 0 डिग्री, तो हमको जो रेंज आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन 0 से अगर मान ले ये 1 है और ये -1 है, ये 1 है और ये क्या है, -1 है, ठीक है। तो हमको 0 पे कहाँ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। एक पॉइंट तो चेक हो गया। अब क्या करें, उसका बगल वाला चेक करें π/2 पे। तो क्या हो गया, ये हो गया सेक π/2 = व्हाट, 1/cos π/2, है ना। तो cos π/2 में कितना होता है, cos π/2 0 हो जाता है। sin 90 जो होता है वो cos 0 होता है, और cos 0 जो होता है वो sin 90 होता है। तो sin 0 कितना होता है, sin 0 0, तो वही क्या होगा, cos 90। तो इसका मतलब ये 1/0 मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी। मतलब कि अगर cos को वैल्यू को हम π/2 तक का टेंड करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी को चले जाएगा, मतलब कि कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाए -π/2, तो यहाँ पर क्या करें, सिर्फ माइनस लिख दें। ये हो गया सेक -π/2, ये हो गया cos -π/2। तो आपको एक फॉर्मूला और हम कराए थे, क्या फॉर्मूला, साइन -θ cos -θ क्या होता है। तो बता दिए थे बहुत अच्छा से कि सिर्फ और सिर्फ cos ही क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। बाकी का चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब इसका अगर हम लिखे साइन -x तो इसका वैल्यू -sin x आएगा, और अगर लिखे हम cos -x ये आएगा cos x, मतलब कि खाली x का वैल्यू आएगा। और ये भी बता दिए थे कैसे प्रूव हुआ पिछले वीडियो में। तो इससे पता क्या चला कि cos -θ का वैल्यू थीटा ही के बराबर आता है। मतलब कि cos 90 का जो वैल्यू होगा वो cos -90 का भी वही वैल्यू होगा, वो मेरा नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। पर साइन में ऐसा नहीं होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आया, अभी क्या आया था, 0 आया था, फिर 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी। मतलब कि अगर -π/2 की तरफ टेंड करे फिर भी इन्फिनिटी मिलेगा हमको वैल्यू। तो वैल्यू कहाँ चले गया, कुछ इस तरह चले गया, है ना। ये ग्राफ से समझ में आया। अब देखिए अब क्या करें, अब पाई पे चेक करें वैल्यू, π/2 तक का हो गया, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब क्या करें, पाई पे चेक करते हैं। तो ठीक है, सेक पाई
सेक पाई क्या होगा, 1/cos पाई, cos पाई। तो cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, है ना। ऐसे सर्कल से देखें अगर तो यहाँ पर क्या आया, ये आया पाई, और ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, -1, 0, तो cos ही तो होता है पहला वाला, कितना हो गया -1, तो -1 इज इक्वल टू -1। वैल्यू कितना आ रहा है, -1। जहाँ पाई पे आए तो वैल्यू जंप कर जाएगा कहाँ, -1। और इसका ग्राफ कुछ 3π/2 में देखें तो -∞ में जाएगा, और यहाँ से फिर -∞ में जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर चेक करें तो -π में कितना हो जाएगा, -π में भी क्या होता है, -1 वैल्यू आता है, मतलब कि कुछ इस तरह ही वैल्यू चलेगा। तो ये होता है सेक एक्स का ग्राफ। अब हम लोग करते हैं कॉसेक एक्स। तो अपना आखिरी फंक्शन करते हैं जो कि क्या है, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स क्या होता है, आपको पता है, ये होता है 1/sin x। फिर अब x का क्या वैल्यू नहीं हो सकता है, वो वैल्यू नहीं हो सकता है जिसपे sin x क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। तो sin x आपको पता होगा क्या 0 होता है, वो n मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं when x इज इक्वल टू n पाई, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x इज नॉट इक्वल टू n पाई, x जो है n पाई की इक्वल नहीं है। तो डोमेन मेरे पास क्या आ गया, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, है ना। अब इसका रेंज देखिए, इसका रेंज भी क्या है, इससे कब पूरा इक्वल होगा, देखिए अगर इसका रेंज के बारे में बात करें तो क्या हो गया, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। तो हमको पता है कि sin x का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है ना। तो अभी आपको क्लियर कट बताए थे 1 और -1 के बीच में अगर हुआ तो क्या वैल्यू हो सकता है, इसका पॉसिबल वैल्यूज होगा, ये वैल्यू -1 हो सकता है, 1/-1। दूसरा क्या होता है कि जो y का वैल्यू है वो 0 से छोटा हो, मतलब कि लेस देन 0 हो, लेकिन ग्रेटर देन क्या हो जाए, -1 हो जाए, -1 से बड़ा। तीसरा क्या होता है, 1/0 ही हो जाए। चौथा क्या हो सकता है कि ये वैल्यू हो जाए 1 और क्या होगा, y का वैल्यू ग्रेटर देन, अब ये लेस देन ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन 0 हो जाए पर लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। उसके बाद 1/1 हो जाए। तो इसमें हम लोग को मिलता है, इसका वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू मिलता है -∞, इसका मिलता है ∞, इसका मिलता है ∞, इसका मिलता है 1। तो टोटल मेरा जो रेंज आता है वो क्या आता है, अगर हम इसका रेंज लिखे तो मेरा पास जो रेंज आया वो क्या आया, यहाँ लिखते हैं, रेंज आया वो क्या आया, वो आया -∞ से -1, उसके बाद यूनियन 1 to ∞। मतलब कि जो आपका सेक एक्स का रेंज होगा वही आपका क्या होगा, कॉसेक एक्स का रेंज। देखिए जो आपका साइन एक्स का रेंज था वो क्या आया, कॉस एक्स का रेंज आया, ठीक है। जो आपका कॉसेक एक्स का रेंज था तो वही तो सेक एक्स का रेंज आएगा, जबकि दोनों बराबर हुआ। साइन एक्स का रेंज अगर कॉस एक्स का रेंज का बराबर है तो ऑब्वियसली कॉस एक्स का रेंज कॉस एक्स का बराबर होगा। ये एक दोनों क्या है, दोनों का रेसिप्रोकल है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ। चलिए ग्राफ देखिए, इससे तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि कौन सा इंटरवल पे अनडिफाइंड है, कौन सा इंटरवल पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। यस ऑब्वियसली n पाई पे हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन, मतलब कि 0 पे बनाएंगे। पहला तो ये 0 पे बनेगा डॉटेड लाइन, उसके बाद कहाँ बनेगा, पाई पे बनेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 2 पाई पे बनेगा, उसके बाद -पाई पे बनेगा, उसके बाद -2 पाई पे बनेगा। ये सब वैल्यूज़ पे मतलब ये डोमेन जब रखेंगे तो हमको कोई रेंज नहीं मिलने वाला। क्या रेंज मिलेगा, इन्फिनिटी रेंज मिलेगा, है ना। हमको रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू रियल नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फिनिटी मिल जाएगा। और सेक एक्स का किस में होता था, π/2 टर्म्स में होता था। अब देखिए हम क्या करें, यहाँ 0 पे वैल्यू अब निकालते हैं, तो यहाँ पर करेंगे तो कॉसेक एक्स निकालते हैं, COSAC कॉसेक एक्स 1/sin। तो हम क्या निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं। तो कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/sin 0। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है। इसका मतलब आ गया 1/0 मीन्स व्हाट, इन्फिनिटी। जहाँ हम डोमेन कॉसेक एक्स में 0 डाले तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी में वो चले जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी को टेंड करेगा। जबकि सेक एक्स में क्या होता था, सेक एक्स में 0 पे वैल्यू 1 पे रहता था, है ना। सेक एक्स पे वैल्यू 1 पे रहता था, लेकिन कॉसेक एक्स में क्या हो गया, ये इन्फिनिटी को टेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं π/2 पे। बस यहीं से इंटरवल चेक करते जाएंगे और ज़्यादा चेक करने का जरूरत नहीं, 2-3 चेक कर लिए, इसके बाद खुद से इसको पीरियोडिसिटी अपने से बना देते हैं। क्या हो गया, π/2 तो साइन π/2 का मतलब कितना, साइन 90 का मतलब 1, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि 90 पे ये वैल्यू कहाँ आएगा आपका, कुछ ये वैल्यू कुछ यहाँ आएगा। और हमको पता है कि 0 पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये कुछ ऐसे चले गया, है ना। ये कुछ कहाँ चले गया, कुछ ऐसे चले गया। अच्छा ठीक है, π/2 पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, पाई पे बनाते हैं। तो पाई
पाई पे। तो साइन पाई का मतलब कितना, साइन पाई अगेन 0। बहुत इजी टेक्निक है इसको देखने का। क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कल बनाओ और ये होता है पाई, और पाई का कोऑर्डिनेट कितना होता है, पाई का कोऑर्डिनेट होता है -1,0। तो यही तो होता है साइन का मतलब कि पाई कितना हो रहा है, साइन पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे 0, मतलब क्या है, अनडिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह चला जाता है ना, ये वैल्यू कुछ इस तरह चल जाता है। सेम चीज़ हम क्या करते हैं 3π/2 पे भी निकालेंगे। तो 3π/2 में वैल्यू कितना आएगा, जब देखिए π/2 में 1 आया तो 3π/2 में कितना आएगा, 1 ही आएगा, ये -1 आएगा। ऐसे देखते हैं 3π/2 यहाँ आया तो 3π/2 में क्या आता है, ये 0, -1 आया तो आया -1, तो -1 1/-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो वैल्यू कुछ इस तरह चला जाएगा, वैल्यू कुछ इस तरह चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाला वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ज़्यादा दिखाने का नहीं, बस 3 दिखा देते बस काफ़ी है। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इतना आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए जितना आपको पढ़ाया गया। टिल देन बाय।